तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जौहार। जय सेवा जय गौड़वाना जय बड़ा देव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे संविधान की 12 अनुसूची में से जो 5वीं अनुसूची दी गई है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, वो बात आती है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, नियंत्रण किस प्रकार से रहेगा और वहाँ पर शक्तियाँ किस प्रकार से रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में अपन इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसमें प्रशासन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए अपन बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और आपको मैं गारंटी देता हूँ जो 5वीं अनुसूची आपको पूर्ण रूप से पूरी तरह से समझ में तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यह एक संविधान की पुस्तक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए नोट्स बना के रखे हैं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि जो संवैधानिक भाषा है ना वह थोड़ी सी मुश्किल है। उसको मैंने बिल्कुल सरल तरीके से बना के आपके सामने लाया हूँ और आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। तो अपन चलिए देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। पहला क्या है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। तो राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को जो अनुसूचित नहीं है उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यह राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। दूसरा क्या है, उसमें क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है तथा उनके नामों को भी बदल सकता है और किसी अनुसूचित क्षेत्र की समाप्ति भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल से परामर्श लेना होगा। इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। मान लो कि जो कोई 100 किलोमीटर का एरिया उसको 200 किलोमीटर का एरिया करना है तो वह बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, 200 से 100 भी कर सकता है उदाहरण के लिए। और वह उसके नाम को भी बदल सकता है, उसका नाम अगर कुछ है तो उसका दूसरा नाम भी वह रख सकता है। और किसी अनुसूचित क्षेत्र की समाप्ति, और अगर कि कोई अनुसूचित क्षेत्र है उसको वह समाप्ति भी कर सकता है कि अब यह अनुसूचित क्षेत्र नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके लिए उसे राज्यपाल से परामर्श मतलब कि राज्यपाल से परमिशन लेनी होगी, तब भाई ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर की बात करें तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यह उसके पास अधिकार होता है, लेकिन बढ़ाने या फिर घटाने या फिर नाम वाम बदलने के लिए क्या है उसे राज्यपाल से परमिशन लेनी होती है। दूसरा, केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होंगी। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे कि कोई यहाँ पर ये राज्य है और यह उसका एरिया है, ठीक है। तो जो राज्य है ना, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति उस जिले पर भी रहेंगी, उस क्षेत्र पर भी रहेंगी जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्रशासन है वह इन्हीं के नियंत्रण में ही रहेगा, नहीं, यहाँ पर राज्य की शक्तियाँ होंगी, ठीक है, यह उसमें बताया गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। जो यहाँ पर मैंने ये जैसे ये क्षेत्र बताया, यहाँ पर इस क्षेत्रों पर किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्यपाल की। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है। मतलब कि जो राज्यपाल रहता है ना, वही वहाँ पर देख रेख करता है कि वहाँ का प्रशासन किस तरह से चल रहा है, और वह हर एक साल में वार्षिक रिपोर्ट देता है। किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि वहाँ का प्रशासन कैसा है, उसमें सुधार हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में वह जानकारी देता है। फिर उसके बाद क्या है, इस क्षेत्र के प्रशासन के बारे में केंद्र राज्यों को निर्देश भी देता है। मतलब कि जो केंद्र होता है, जो केंद्र सरकार होती है ना, केंद्र सरकार, वह राज्य सरकार को निर्देश देती है कि इस तरीके से वहाँ का प्रशासन चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, है ना। तो केंद्र का भी एक क्या रहता है, शक्तियाँ रहती हैं। तीसरा क्या है, जनजातीय सलाहकार परिषद। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं
वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए, एक जनजाति सलाहकार परिषद बनाया जाना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसे राज्यों में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें क्या है, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। उसके बाद क्या है, कुल 20 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब कि इसमें क्या होती है, जो जनजाति सलाहकार परिषद होती है उसमें से 20 सदस्यों में से क्या होता है, अनुसूचित जनजाति के कितने, 3/4, मतलब कि 15 सदस्य तो अनुसूचित जनजाति के होंगे, लेकिन जो 5 सदस्य होंगे वह राज्यपाल के द्वारा चुने जाएंगे। इस तरह की इसे बताया गया है। उसके बाद क्या है, इस तरह के परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजाति तो है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। मतलब कि देखिए, मान लीजिए कोई एरिया है, मतलब कि ये समझने के लिए, ठीक है, यह एक भारत है, इसमें एक राज्य ये है और एक राज्य ये है। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोग तो रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन देखिए, ये है जो यह वह एरिया है जो अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। मतलब कि जहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं लेकिन वह अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या है, एक जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद चौथा क्या था, अनुसूचित क्षेत्र में लागू कानून। अब कानून किस तरीके से लागू होते हैं उस पर अपन बात कर लेते हैं। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम से अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे, उसमें कुछ परिवर्तन के बाद लागू करे। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर नियम बना सकता है। इसमें यह दिया हुआ है कि राज्यपाल को यह अधिकार रहता है कि मान लो कि जो राज्य विधानमंडल है, किसी ने उन्होंने कोई अधिनियम निकाला, ठीक है, तो राज्यपाल के पास अधिकार होता है कि वह उस अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करे या ना करे, है ना, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर दे, कुछ उसमें चेंज करके बाद में लागू करे। यह किसके पास, राज्यपाल के पास अधिकार होता है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और अच्छी सरकार के लिए वह क्या करता है कि जनजाति सलाहकार जो परिषद है उसके साथ बातचीत करके कोई भी नियम बना सकता है। यह भी राज्यपाल के पास अधिकार है। उसके बाद आगे का क्या था, संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्र में पहले से लागू हैं, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के साथ मिलकर उसे समाप्त भी कर सकता है, परंतु इस प्रकार की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। मतलब कि अगर कि कोई अधिनियम है, संसद या राज्य विधानमंडल का जो कोई अधिनियम है पहले से लागू है, तो क्या है, राज्यपाल जो जनजाति सलाहकार परिषद है उससे बातचीत करके उस अधिनियम को समाप्त कर सकता है, यह उसके पास अधिकार है। परंतु जब वह इस अधिनियम को हटाएगा तो उसे क्या है, राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, राष्ट्रपति से बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या है, संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अथवा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए आयोग गठित करे। इसमें यह दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वह एक आयोग का गठित करेगा, है ना, और आयोग का गठित किया जाना चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है 5वीं अनुसूची में। और इसके बाद क्या है, इस तरह के आयोग का गठन संविधान के लागू होने के 10 साल बाद कभी भी किया जा सकता है। मतलब कि जब संविधान लागू हुआ था उसके 10 साल बाद यह आयोग कभी भी लागू किया जा सकता है, कभी भी लाया जा सकता है। अर्थात 1960 के बाद, मतलब 1960 के बाद यह आयोग कभी भी गठित किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, पहली बार 1960 में इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता
यूएन घेवर ने की और 1961 में रिपोर्ट दी। ठीक है, तो पहली बार कब आयोग आया था? वह आया था 1960 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूएन घेवर ने। और उसकी रिपोर्ट कब दी गई थी? 1961 में। उसके बाद क्या है, फिर दूसरी आयोग का गठन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब कि जब दूसरी बार जब आयोग आया, वह कब आया था? 2002 में। किसके द्वारा? दिलीप सिंह भूरिया के द्वारा 2004 में उसकी रिपोर्ट दी गई थी। यहाँ पर मैंने बना के दे दिया है कि पहला आयोग आया था 1960 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यूएन घेवर ने। और रिपोर्ट कब करी थी? 1961 में रिपोर्ट लाई थी। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आयोग आया था 2002 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दिलीप सिंह भूरिया ने। और जिसकी रिपोर्ट कब आई थी? 2004 में। उन्होंने मतलब 2004 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय गौड़वना, जय बड़ा दूँ।